सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी, लोक भारती, कक्षा 9वीं। आज हम देखने वाले हैं पहली इकाई की पहली कविता, चांदनी रात। इस कविता में कवि ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। परिचय। जन्म। मैत्रीचरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैत्रीचरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत है। उनकी प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयरद्र वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि। इस तरह से उनका काव्य परिचय यहाँ पे हो जाता है। मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने पंचवटी काव्य के एक अंश का भाग लिया है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहर वर्णन इस कविता में किया है। हम देखते हैं कविता। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वो अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इस काव्य में कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं ये चांदनी गजब की निर्मल है। अब ये रात कितनी शांत है। इस शांत रात का कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, आवाज नहीं, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। हर जगह सुगंध फैला हुआ है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस पर और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद है। मतलब रात का वर्णन कवि ने निस्तब्धता से किया है। हर जगह शांति फैली हुई है और इस शांतता का वर्णन कवि को आनंददायी लगता है। इस तरह उन्होंने सर्वत्र आनंद ही आनंद कहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चलते हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से है और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कवि पर्सोनिफिकेशन करते हैं कि सारी गतिविधियां चल रही है, बाहर शांति है, लेकिन रात्रि रूपी नटी ये सारे कार्यकलाप अब भी वैसा के वैसा ही चल रहा है। सब कुछ शांत भाव से चल रहा है, लेकिन कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं, ताकि सृष्टि पर सारे जीव, सारे सजीव सृष्टि सो रही होगी।
है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, यानी मोती बिखेरने का काम पृथ्वी करती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है। सूर्य का काम ही है कि मोती बटेरो। जब सवेरा होता है तो वह मोतियों को हमेशा बटोर लेता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, यानी सूरज की रोशनी से चांद तारे हमें दिखाई नहीं देते। इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना यहाँ पर की है। चांद तारों को मोतियों की उपमा दी है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसमें उसका नया रूप छलकता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य से विश्राम देने वाली संध्या को सौंप देता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इसमें रात्रि का कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कवि कल्पना करते हैं। पृथ्वी द्वारा मोती बिछताया जाना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना, सूर्य का संध्या को मोती या देना और मोतियों से संध्या का रूप छलकना। इस तरह से यह सुंदर वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर बहुमूल्य रत्न का वर्णन किया है, वह है मोती। अभी कवि की कथानुसार सवेरा होने पर सूर्य नियमित रूप से मोतियों को बटोर देता है। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य कौन सा होता है, तो सबके सोने पर मोती बिखेर देना। और इस परिच्छेद में चांदनी रात की विशेषता यह आती है कि स्वच्छ चांदनी और मोती बिखेरना। रवि को विश्राम देने वाली होती है यह संध्या, और चांद तारों से छलकता है उसका रूप, वह है संध्या का नया रूप। इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसमें सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हैं। पंचवटी का मतलब होता है कि वट के 5 वृक्ष, उनकी छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा वहां पर विराजमान है। अभी यहाँ पे पंचवटी की 2 चीजें अगर हम देखेंगे तो वह है पर्णकुटीर और स्वच्छ शिला। वीर धनुर्धर का रूप एक योगी जैसा बना हुआ है। यहाँ पर पंचवटी की छाया में पर्णकुटीर बनी हुई है। यहाँ पर इस तरह से धीर वीर मतलब दृढ़ मन वाला एक योद्धा, निर्भीक यानी निडर, धनुर्धर यानी धनुष धारण करने वाला पुरुष या तीरंदाज वहां पे बैठा हुआ है। कुसुम युद्ध यानी कामदेव वहां पर है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर वीर धनुर्धरणी, दृढ़ मन वाला एक योद्धा, एक तीरंदाज, एक निडर, एक कामदेव वहाँ पर जो दिखाई पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। इस तरह से वह दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। कुसुमायुध यानी कामदेव दिखाई देता है। इस तरह से कवि ने पर्सोनिफिकेशन करके रात्रि का सुंदर वर्णन अपने शब्दों में किया है। धन्यवाद।